नमस्कार मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे इंटरव्यू के बारे में। मैं पिछले कुछ दिनों से बच्चों की जो लोग स्टूडेंट्स पास हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, वो इंटरव्यू देने के लिए मुझसे गाइडेंस ले रहे हैं और मैं उनकी कक्षाएं ले रहा हूँ। उससे मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुआ कि बच्चों की क्या समस्याएं हैं इंटरव्यू देते समय। मैंने पहले भी कहा था कि जो साक्षात्कार होता है वो जो लिखित परीक्षा है उससे बिल्कुल अलग प्रकार का होता है। सबसे बड़ी जो अंतर है, सबसे बड़ा वो ये है कि लिखित परीक्षा में उत्तर आपको मालूम होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन इंटरव्यू में जो इंटरव्यू लेता है वो तय करता है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। इसलिए आप इसका अर्थ ये है कि जो कुछ आपको आता है उसको संप्रेषित करना आना चाहिए, ऐसा जिससे कि जिनको आप बता रहे हैं वो आपसे इम्प्रेस हो। 2-3 बातों में अगर हम सुधार करें तो जो नॉलेज हमारे पास है, जो ज्ञान हमारे पास है, उसका हम सही प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। पहली बात, सवाल को सही ढंग से सुने। क्या होती है समस्या कि जब इंटरव्यू देने जाते हो आप, तो स्वाभाविक है कि आप थोड़े नर्वस होते हो, थोड़े एंग्जाइटी से भरे होते हो, और आप जब सवाल कोई पूछता है तो तुरंत आपको उत्तर देने की इच्छा जागृत होती है कि आप तुरंत उसको इम्प्रेस कर दो, यानी वो सवाल पूरा करे उससे पहले ही आप बोलना शुरू कर देते हो। जैसे मान लो उसने प्लेटो शब्द बोला और आपके दिमाग में आ जाता है कि प्लेटो के बारे में जो नॉलेज है वो सारी इसको बता दो। ऐसा नहीं है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। जैसे मैंने पूछा कि प्लेटो, या कोई भी पूछ सकता है, जो ऐसे सवाल है जो कि साधारणतः पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, कि प्लेटो राजनीतिक चिंतन का पिता क्यों माना जाता है। अब गलती ये होती है विद्यार्थी से कि ये सुनते ही वो प्लेटो के विचारों को बताने पड़ने लगता है कि प्लेटो ने आदर्श राज्य ऐसा दिया है, प्लेटो ने शिक्षा के बारे में ये कहा है, प्लेटो ने दार्शनिक राज्य के बारे में ये कहा है, प्लेटो ने जो है न्याय के बारे में ये कहा है। तो ऐसा वो नहीं सुनना चाहता। वो ये नहीं पूछ रहा है, इंटरव्यू लेने वाला ये पूछ रहा है कि प्लेटो को राजनीतिक चिंतन का पिता क्यों माना जाता है। इसका अर्थ ये कि आपको ये बताना है कि ये जो सारी चिंतन है ये नहीं बताना, ये बाद में बताना, सेकंड पार्ट है। आपको ये बताना है कि उसको राजनीतिक चिंतन का पिता क्यों माना जाता है। कैसे बताएंगे आप? 2 तर्क दे सकते हैं, बहुत से हो सकते हैं, मैं तो सिर्फ अपनी तरह से बता रहा हूँ, और भी हो सकते हैं। पहला तो ये कि हमें प्लेटो से पहले के जितने भी विचारक हुए हैं सो कॉल्ड, उनके द्वारा जो कुछ लिखा गया है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। उनके बारे में जो विचार है या उनके जो विचार थे वो दूसरे लोगों ने बाद में कुछ लिखे, उसमें उनके रेफरेंसेस दिए जिसके आधार पर हम उनको जानते हैं। इसलिए पूरे विचार हमारे पास नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते विश्वास के साथ कि प्लेटो से पहले किसी ने राजनीति के बारे में इतना विशद विवेचन या विशद वर्णन किया है। दूसरी बात, प्लेटो ने जो कुछ लिखा है उसका अध्ययन करने पर हमें यह प्रतीत होता है कि मानव इतिहास में वो पहला व्यक्ति था जिसने राजनीति के बारे में इतना सोचा और राजनीति पर सोचकर विश्लेषण करके और एक आदर्श राज्य कैसा हो इसके बारे में चिंतन प्रस्तुत किया। हम उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसका ये अवदान तो हमें स्वीकार करना ही होगा कि वो पहला विचारक था जिसने इतना विस्तृत तरीके से सोचकर आदर्श राज्य की कल्पना की। इसलिए वो राजनीतिक चिंतन का पिता माना जाता है। उसने ये जो कल्पना अपने पुस्तकों में प्रस्तुत की है वो तार्किक है, वह विवेकीकृत है, और वह एक सामान्य सिद्धांत को जन्म देती है। इसलिए राजनीतिक चिंतन जिसे हम कहते हैं, राजनीतिक सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, उसमें भी हम आज भी जब इसको परिभाषित करते हैं राजनीतिक चिंतन या सिद्धांत को, तो हम कहते हैं कि वह विचारों का वह समूह है जो तार्किक हो, जो विवेकीकृत हो, और जो एक आदर्श व्यवस्था को इंगित करता हो। ये सारी बातें प्लेटो में सबसे पहले हमको मिलती है, उससे पहले किसी विचारक पर नहीं मिलती। इसलिए प्लेटो को राजनीतिक चिंतन या सिद्धांत का पिता माना जाता है। क्लियर? ये एक है। दूसरा, इसी का उदाहरण मैं आपको दूसरा उदाहरण दूं। वो उदाहरण ये है कि जैसे एक और सवाल हम कर सकते हैं जो सामान्यतः पूछा जाता है कि मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का पिता क्यों माना जाता है। या तो ये सवाल है, या मैकियावेली पे दूसरा सवाल बनता है कि मैकियावेली अपने युग का शिशु था। अब अपने युग का शिशु था, इसको कैसे बताएंगे? तो
फिर वही गलती बच्चे करते हैं कि सवाल सुनते ही तुरंत जवाब देते हैं कि मैकियावेली ने ऐसा कहा, मैकियावेली ने वैसा कहा, मैकियावेली ने धर्म को राजनीति से अलग किया, मैकियावेली ने राजा को ऐसा बताया। ये नहीं पूछा जा रहा। पूछा ये जा रहा है कि राजनीति, जब आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की बात करते हैं तो हम मैकियावेली को पहला विचारक मानते हैं। इसका क्या कारण है? इसको भी अगर नहीं देखें, हम दूसरी तरफ देखें, मैकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों माना जाता है, इसको देखते हैं। मैकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों माना जाता है? तो पहले आपको पता होना चाहिए शिशु का अर्थ क्या है, वो स्पष्ट कीजिए। शिशु का अर्थ होता है कि जो बातों को जैसे सुनता है, जैसा देखता है, वैसा ही वो वापस प्रस्तुत कर देता है, बिना सोचे समझे, बिना विश्लेषण किए, बिना अपने विचार लगाए। तो मैकियावेली ने क्या किया था? मैकियावेली ने अपने समय का जो देखा उसने समय में, जैसे उसने देखा कि व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को भूल जाता है, लेकिन वह ये नहीं भूलता कि उसके पिता के धन को किसने लिया है। ऐसा व्यक्ति होता है, इतना बुरा व्यक्ति होता है। तो उसने ऐसा कैसा अपनी पुस्तक में लिख दिया और राजा को सलाह दी कि भाई लोग ऐसे हैं, इन पर कैसे शासन करोगे, आपको सोचना होगा। उसने ये नहीं बताया कि ऐसे व्यक्ति क्यों हैं या ऐसे व्यक्तियों को सुधारा कैसे जाए। इसके बारे में उसने कोई चिंतन नहीं किया, कोई विश्लेषण नहीं किया, कोई दर्शन नहीं लगाया। इसलिए उसको कहा जाता है कि वो अपने युग का शिशु था, क्योंकि उसने अपने युग में जो कुछ देखा उसको वैसे वैसे रिफ्लेक्ट कर दिया। जैसे दर्पण में हम देखते हैं, शीशे में अपने आप को वैसा वैसा दिखाता है, उसमें कोई चेंज नहीं करता वो। वैसे ही इसकी जो पुस्तकें हैं मैकियावेली की, द प्रिंस, तो प्रिंस को पढ़ने से आपको मालूम पड़ जाएगा कि 16वीं शताब्दी के अंदर किस प्रकार का व्यवस्था थी, इटली में किस प्रकार की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था थी, कैसा लोग व्यवहार करते थे, यह आपको उसको पढ़ने से मालूम पड़ जाएगा। वो इसमें ये नहीं बताता कि इसको अच्छा कैसे बनाया जाए, या ये क्यों होते हैं, ये बताता है बाद में हॉब्स। तो हॉब्स को हम राजनीतिक दार्शनिक मानते हैं क्योंकि वो विश्लेषण करता है कि व्यक्ति ऐसा क्यों है। तो वो कहता है व्यक्ति ऐसा है क्योंकि स्टिमुलस रिस्पॉन्स के कारण है, सोचने से नहीं, सोचकर नहीं करता व्यक्ति बुरा इसलिए नहीं कि वो सोचकर बुरा करता है। व्यक्ति सिर्फ स्टिमुलस रिस्पॉन्स से गवर्न होता है, वो मशीन की तरह व्यवहार करता है जैसा पशु करता है। पशु आक्रमण कब करता है? जब या तो भूखा हो या उसको डर लगे। वो सोचता नहीं इसके बारे में, उसका स्टिमुलस रिस्पॉन्स है। स्टिमुलस मिलता है तो वो रिस्पॉन्स करता है। उसको भयभीत होता है तो वो आक्रमण करेगा, उसको भूख लगेगी तो आक्रमण करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ऐसे ही मनुष्य भी जब उसको जो स्टिमुलस मिलता है उसको रेस्पॉन्स करता है, ये एक्सप्लेनेशन देता है, इसलिए वो दार्शनिक है। तो एक तो आपको सवाल को सही प्रकार से समझना आना चाहिए, सुनना चाहिए। सुन के उसको 1 मिनट, 1, 2, 5 सेकंड से रुकिए और रुक कर उसको समझिए। और समझ में नहीं आए तो उससे पूछिए कि सर मेरे को समझ में नहीं आया, इसको क्या है, आपका क्या ये अर्थ है। क्योंकि ध्यान रखिए, जो सवाल वो पूछ रहा है उसको वो दूसरे साथी जो उसके साथ बैठे हुए इंटरव्यू लेने वाले, वो भी सुन रहे हैं और वो भी समझ रहे हैं कि वो सवाल पूछने का उसका मंतव्य क्या है। तो ये ध्यान रखें। मैंने देखा बहुत से बच्चे जिनको आता है लेकिन वो आर्टिकुलेट नहीं कर पाते हैं और तुरंत जवाब देने की कोशिश करते हैं कि मेरे को आता है, मैं बता दूं पहले। ऐसा नहीं, इतना जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं, आराम से बताइए। दूसरी बात इसमें ध्यान रखने की यह है कि जब जो सवाल पूछा जाए उसी का उत्तर दें। जिसे अंग्रेजी में कहता है डोंट बीट अबाउट द बुश, बीटिंग अबाउट द बुश नहीं होना चाहिए। या जिसे जो कहा गया है किताब, इधर उधर की बात न कर, ये बता कि क्यों काफिला क्यों लुटा, जो कहा जाता है सामान्यतः। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो सवाल पूछा जाए उसी का जवाब दें, उसको विस्तार करें बाद में। होता यह है कि या तो आप बच्चा नया जो इंटरव्यू देने जाता है वो समझ नहीं पाता है, उसको आता बहुत कुछ है लेकिन उसको संक्षेप में कैसे बताएं। तो इसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। आप प्रैक्टिस कीजिए, आप कोई कोचिंग लीजिए या अपने दोस्तों के साथ बैठ के इस बारे में बात कीजिए। अपने 5-10 दोस्त मिल जाएं और वापस में इंटरव्यू की तैयारी करें, या कहीं पर आप कोचिंग लें अच्छे शिक्षक से, या दर्पण के सामने खड़े होकर खुद ही बोलें और सुने कैसे आपसे कोई सवाल पूछे तो क्या जवाब दोगे। तो वो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आपको ये जो सवाल पूछा गया ध्यान से सुने और उसी का उत्तर दें। जैसे मैंने बताया, आपको ये सवाल पूछा गया कि रूसों की सामान्य इच्छा क्या है,
अब आप उसको बताए जा रहे हो रूसो बहुत महान विचारक था, रूसो का जन्म तब हुआ था, रूसो ने क्या क्या किया और रूसो ने ये किया, रूसो ने वो किया। उसकी आवश्यकता नहीं है। सिंपल तरीके से बताइए रूसो ने सामान्य इच्छा को ये कहा, उसके बाद उसको विस्तृत कीजिए। इंटरव्यू लेने वाला आपसे ये जानना चाहता है कि आपको ये आता है नहीं आता है, बाद की बातें हैं, उसका एक्सप्लेनेशन व्याख्या बाद में कीजिए, पहले तुरंत जवाब उसने जो पूछा वो जवाब दें। लॉक को उदारवाद का पिता क्यों कहा जाता है, तो आप बताइए उदारवाद का अर्थ ये होता है, ये 3 बातें होती है, ये तीनों बातें लॉक के चिंतन में मौजूद थी, इसलिए लॉक को उदारवाद का पिता कहा जाता है। तो इस तरह से एक्सप्लेन कीजिए। अंतिम बात यह है कि देखिए, बार बार मैंने कहा है कि इंटरव्यू देते समय जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि राजनीति विज्ञान का शिक्षक आप बनना चाहते हैं तो राजनीति विज्ञान की मूलभूत जो बातें हैं वो आपको आनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की गलती स्वीकार नहीं होगी। इसलिए मैं बार बार रेफर करता हूँ कि अप्पा दोराई की किताब है या आशीर्वादन की किताब है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस या सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स की जो किताब है उसका जरूर अध्ययन करें। उसमें जो मूलभूत बातें, जो अवधारणाएं हैं राजनीति विज्ञान की, वो उसमें है कि अधिकार क्या होते हैं, स्वतंत्रता क्या होती है, समानता क्या होती है, न्याय क्या होता है, राज्य क्या होता है, संप्रभुता क्या होती है, लेजिस्लेचर क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, स्टेट ऑफ नेचर क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहा जाता है, राजनीति और का अध्ययन कैसे किया जाता है, उसके क्या तरीके हैं, राजनीति और विज्ञान है या कला है, राजनीति विज्ञान और इतिहास में क्या संबंध है, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है, राज्य की राज्य की क्या भूमिका होती है, राज्य का उद्देश्य क्या होता है, राज्य के कार्य क्या होते हैं, राज्य के अंग कौन कौन से होते हैं, समाजवाद क्या होता है, उदारवाद क्या होता है, प्रजातंत्र क्या होता है, ये सब बातें जो कि पॉलिटिकल साइंस की मूलभूत बातें हैं, इन सब की परिभाषाएं जो ट्रेडिशनली क्लासिकल रूप से कही गई है वो सब उन पुस्तकों में होती है, वो आपको आनी चाहिए। उसमें अगर वो जवाब नहीं दे पाए तो फिर कोई माफ़ी नहीं है। देखिए, इंटरव्यू के 70% सवाल लगभग इसी पर पूछे जाते हैं जो फंडामेंटल्स हैं। जब आप उसका जवाब देते हैं तब वो आगे बढ़ता है कि आपको ये आता है, इसका मतलब फिर वो और कॉम्प्लिकेशन में जाएगा। वो कॉम्प्लिकेशन अगर आपको आए या ना आए वो अलग बात है, लेकिन कम से कम ये तो आना ही चाहिए। तो 70% सवाल आपके फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस में होते हैं। उन 70% में से कम 90% का जवाब आपको आना चाहिए, तब तो आप अगली स्टेज पे जाओगे, अन्यथा आप में इंटरव्यू बोर्ड का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। 70% तो मूलभूत बातें होती है, 20% कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिनेरियो होता है कि जो आजकल चल रहा है दुनिया भर में, राजनीतिक घटनाएं जो हो रही है उसके बारे में विचार होते हैं, और 10% कुछ भी हो सकता है, कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मूलभूत बातें राजनीति विज्ञान की पूरी होनी चाहिए। सवाल को सही ढंग से समझा जाए, आराम से समझा जाए, उसका जवाब आराम से दिया जाए, समझ में ना आए तो वापस से पूछा जाए, और जो पूछा गया है उसका ही जवाब तुरंत पहले वो दें, उसके बाद उसको विस्तार दें सवाल जवाब। ठीक है, चलिए आज इतना देखते हैं। नमस्कार।